स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? हाँ सर। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 6 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की रिटेल मैनेजमेंट क्लास के अंतर्गत 4th यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इन रिटेल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इन रिटेल मैनेजमेंट खुदरा प्रबंधन में वित्तीय रणनीति, क्या इसका मतलब होता है? वित्तीय जो फाइनेंशियली स्ट्रेटजी होती है, इसी को जो दूसरे स्तर पे बात कर सकते हैं तो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट इन रिटेल मैनेजमेंट। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। जो वित्त है या फाइनेंस है, तो किसी भी सफल व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है। मीन्स जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। Wheat manufacturing, wholesaling, or even retailing, without finance, no business can survive for long. चाहे आपका होलसेलिंग का बिजनेस हो या फिर रिटेल का बिजनेस हो, मतलब थोक विक्रेता हूं आप, चाहे आप खुदरा विक्रेता हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिना फाइनेंस के कोई भी व्यवसाय आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। आप ज्यादा दिन तक उसको सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट फाइनेंस, अगर आपकी फाइनेंशियली जो पोजीशंस है वो स्ट्रांग है, तो कभी कभी व्यवसाय में अगर घाटे भी लग जाते हैं तो आप उसको सह पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और यदि किसी कारणवश वो माल कुछ दिनों के लिए रुक ही गया, नहीं जा पाया, तो आपका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। The retail business that makes consistent profits can survive in the long run and continue to offer product and services to the consumers. जो रिटेल का बिजनेस होता है, जिसमें हमें लगातार प्रॉफिट होता है या हम कमा रहे हैं, वो लॉन्ग रन मतलब लंबे समय तक रह सकता है और वो अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमर्स को उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो सप्लाई है उसे अनवरत जारी रख सकता है। क्योंकि यदि आपका रिटेल का बिजनेस है और आप उस व्यवसाय में लगातार मुनाफे पे मुनाफा होता चला जा रहा है, तो आप कभी कभी अगर थोड़ा बहुत अप या डाउन हो भी जाता है तो आप आसानी से उसे मैनेज कर सकते हो। ए रिटेल फर्म रिक्वायर्स फाइनेंस टू रन देयर बिजनेस एंड मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। जो रिटेल फर्म होती हैं, उन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए तथा अपनी डे टू डे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी फर्म चाहे छोटी हो
या बड़ी हो, दोनों ही केस में आपको डे टू डे उसे अपडेट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आपकी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। कोई ना कोई आवश्यकताएं आपकी बनी रहती हैं, और यदि आप उन आवश्यकताओं को सही तरीके से नहीं पूरा कर पाते हैं तो आप अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। For the success of a business, there should be continuous movements of funds in and outside the firm. किसी भी व्यवसाय की सफलता उस फर्म के अंदर और बाहर, मतलब कैश फ्लो इसको कह सकते हैं। कैश फ्लो का मतलब आना और जाना, कि कैश फ्लो की निरंतर आवाजाही होती रहनी चाहिए। निरंतर आवाजाही का मतलब क्या है? मतलब कैश फ्लो आपका कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैश फ्लो का मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतना तुरंत मिल जाए, और जितना आपको किसी से लेते हैं तो उसको देना भी तो पड़ेगा, उसके लिए आपको पर्याप्त धन की पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर आपका बिजनेस इस तरह से चल रहा हो कि आपको किसी भी कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय की जो सफलता निर्भर करती है वो उस कंपनी के कैश फ्लो पे, फर्म के कैश फ्लो पे, मतलब फर्म में जितना कैश आ रहा है उतना कैश बाहर भी जा रहा है। अगर ये आवाजाही बनी रहेगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। Once a retailer had finalized its organizational structure, it concentrates on operations management. एक बार जब किसी रिटेलर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देता है तो वो इसके बाद उसके संचालन के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। मीन्स फाइनली जब भी कोई रिटेलर फाइनलाइज करता है अपने स्ट्रक्चर्स को, मेरा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किधर जाता है? उसका पूरा कंसंट्रेशन होता है कि मैं इस बिजनेस को कैसे रन करूं। Operations management play a vital role in a company growth and profitability. किसी भी कंपनी को चलाना उस कंपनी के विकास और उसके प्रॉफिट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। The financial aspects of a retail business operations management cover budgeting, forecasting, profit planning, leverage management, asset management, and the optimum resource location. कि कोई भी रिटेल व्यवसाय है, कोई भी रिटेल व्यापार है, तो उसके ऑपरेशंस के लिए, संचालन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उसके वित्तीय पहलुओं में नजर रखनी पड़ती है, या हम कह सकते हैं उसके विभिन्न प्रकार के वित्तीय एस्पेक्ट होते हैं। उनमें से जो हम कवर करते हैं या जिनको हम डिस्कस करते हैं, वो उनमें से सबसे पहला तो बजट है। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए आपको निर्धारित करना पड़ता है अपना बजट। अगर आपका बजट निर्धारित नहीं है तो आप बिजनेस को आपके असफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। हम जब कोई भी टारगेट बनाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा या यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ। जस्ट लाइक ए फोरकास्ट,
हम कोई एकदम एक्यूरेट नहीं कह सकते, नहीं मैं आज मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इतने का होगा। मैं तो जस्ट एक फॉरसेक एक फॉरकास्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं एक उम्मीद जता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। दूसरा लाभ योजना, मतलब जिसको कि अपन प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग सॉरी तीसरा है प्रॉफिट प्लानिंग। तो प्रॉफिट आपको प्लान करना पड़ता है प्रॉफिट्स को, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे। लोग कहते हैं मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब उसने कितने का उसके पीछे इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उस इन्वेस्टमेंट्स में कितना लेबर क्या क्या चीजें उसको लगी हुई है, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है। लिवरेज मैनेजमेंट, उत्तोलन प्रबंधन जिसको बोलते हैं, उत्तोलन का मतलब होता है जिसे हमारे साथ कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हमें कैसे मैनेज करना है। जब तक आप आपके पास बैठे हुए लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप दूर में बैठे हुए लोगों को क्या मैनेज करेंगे। तो आपका एकमात्र जो प्रबंधन है वो ये होना चाहिए, आप क्योंकि आप उस कंपनी को चला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की क्षमता है आप पे, तो आपको उन्हें मैनेज करना भी आना चाहिए। साथ में फिर नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट, मतलब एसेट मैनेजमेंट जो बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें इनको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना एक बार दीवारें खड़ा कर दिया, छत डाल दिया तो घर बन गया, हो गया, उसके बाद कुछ करना ही नहीं, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। तो मीन्स उन पर संपत्तियों का प्रबंधन, साथ में ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कम से कम मेहनत, कम से कम लागत में जो आपका रॉ मटेरियल्स है, आपकी जो रिसोर्सेस हैं वो एलोकेट हो जाने चाहिए। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, वित्तीय प्रबंधन में भूमिका, खुदरा विक्रय, खुदरा बिक्री की भूमिका। तो रिटेलिंग की क्या भूमिका है, फाइनेंशियल क्या रोल है। तो रिटेलिंग इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, investments, human resources which need to be managed and optimized for the better optional efficiency and a healthy ROI, return of investment। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हेल्दी रिटर्न होना चाहिए, नहीं कि 10 रुपए की लागत लगी और 10 रुपए ही वापस आए, तो साल भर बैठ के आपने किया क्या है ना। तो आपका ROI हेल्दी होना चाहिए। तो जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग के व्यापार में कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स के साथ होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। मतलब फाइनेंस सिर्फ पैसा कैश फ्लो बस से नहीं होता, जैसे सबसे पहला तो होता है बिक्री में व्यापार आपका जो है आपका अचल संपत्ति, चल और अचल, भाई बिजनेस में दोनों संपत्तियां लगती है, चल भी लगती है और अचल भी लगती है। चल का मतलब कैश फ्लो होता है और अचल का मतलब कि भवन आपका खड़ा है, वो भी तो आपकी पर संपत्ति है कि वो किसी और की थी, अब किसी और की भी है तो आपने उसको अगर रेंट पे लिया है तो आप उसका पे भी तो कर रहे हैं ना, तो अचल संपत्ति। फिर दूसरी चीज इसका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, आपने अगर आपकी खुद की संपत्ति थी तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, बिल्डिंग बनाई है आपने, ठीक है। एंड द ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन, जो लोग आपने रखे हुए, एचआर डिपार्टमेंट्स और एचआर मैनेजमेंट कल मैंने डिस्कस किया था, आपने जो लोग रखे हुए हैं वो सारे के सारे जो भी मैंने भी पॉइंट्स डिस्कस किए उनमें सब पे वित्त का निवेश होना है। फाइनेंशियली, फाइनेंस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी व्यापार, कोई भी संपत्ति, किसी भी प्रकार कुछ भी आप करेंगे विदाउट फाइनेंस तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें करना क्या है, जिन्हें बेहतर
संचालन के लिए हमें दक्ष और स्वस्थ आरओआई के लिए प्रबंधित और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को हेल्दी चाहिए तो उसके लिए मुझे बेहतर तरीके से उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और जब मैं बेहतर तरीके से उसका संचालन कर पाऊंगा तब मैं अपने आरओआई को हेल्दी कर सकता हूं, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हेल्दी हो जाएगा। Therefore, it becomes important to understand the various dimensions of finance management as played out in the retail scenario. Means इसलिए जो वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न डायमेंशंस को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक हम उसके अलग अलग डायमेंशंस को नहीं समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि हम फाइनेंस तभी करते हैं जब हमको कुछ उम्मीद होती है। बिना उम्मीद के तो हम कुछ भी नहीं करते, ये तो फाइनेंस की बात है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस एक्सपेक्टेशंस हमारी जुड़ जाती है, हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, हमारी सोच जुड़ जाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो thus managing your finance dictates most critical aspect of business plan life। इस प्रकार से जो हमारे वित्त का प्रबंधन है वो हमारे बिजनेस की प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो ये तय करता है कि हमें कब क्या और कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा लगाना भी एक कला ही है। ऐसा नहीं है, पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं वो अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि पैसा लगाना भी एक कला है आपकी, और पैसा लगाने की कला सबके पास तो नहीं होती ना, कि कोई भी आदमी पैसा लगाया और इन्वेस्टमेंट किया और उसको सोर्स ऑफ इनकम होने लगा। तो उसके लिए भी कई पहलुओं को हमें तय करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बजट प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लान क्या करना पड़ता है, आपका बजट। किसी भी व्यवसाय को करने से पहले हमें उसके सफलता और असफलता दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही हम बिजनेस वही करें जितना हमारा बजट अलाउ कर रहा हो। क्योंकि व्यवसायियों का कहना है, जो अच्छे व्यवसायी वो कहते हैं कि जितना पैसा हम व्यवसाय में फंसा के रखते हैं उतना ही पैसा हम बैकअप के रूप में पहले से अलग रखते हैं। क्यों? पता नहीं कब क्या किस समय जरूरत पड़ जाए। पता चला आपके पास 10 लाख था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई बात पड़ गई तो लो आपका बिजनेस है, तो आप कहीं से कर्जा लेंगे और फिर कर्ज जो कोई भी देगा तो औने पौने दांव पे देगा। तो या तो आप बिजनेस अपना डूबो या फिर आप अपनी दिवालिया घोषित करो। दूसरा, परफॉर्मेंस मेजर। आपका प्रदर्शन का पैमाना निश्चित होना चाहिए। पैमाना कैसे निश्चित होगा? कोई स्केल लेके तो नहीं बैठेंगे कि भैया इसका माप लो। पैमाना मापने का भी तरीका है। अब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं हम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सर बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपका मेजर करने का पैमाना क्या है? आपका रिजल्ट। आपकी ही क्लास में एक बच्चा मान लीजिए नई कॉलेज आता, नई क्लास या फिर क्लास में कॉलेज आता है, बीए क्लास में ज्यादा नहीं कंसंट्रेट करता, लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा आ गए। और जो बेचारा डेली क्लास में आता है, पढ़ता है, सब काम करता है, उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अरे सर बताइए, मैं तो सर मेहनत साल भर किया और पता नहीं क्या हो गया। तो ये ठीक है, लेकिन ये एक्सक्यूज आपको जहां जॉब के लिए जाएंगे वहां थोड़ी ना एक्सक्यूज काम करेगा। वहां तो आपकी वो एंट्री, भाई गेट में एंट्री तो मार्कशीट के हिसाब से मिलेगी ना। भाई 60% के ऊपर वालों को एंट्री है
उसके नीचे वाले को नहीं। अब आपको 59% है, सर मेरे उस समय तबीयत खराब हो गई थी, या सर मैं रात में कुछ ज्यादा सो रहा था इसलिए मेरे को पढ़ाई मेरा काम मन नहीं लगा, तो ये वहां थोड़ी ना आर्गूमेंट चलने वाले। ठीक है, तो आपको प्लान जो भी आपका जो आपको प्रदर्शन का पैमाना है वो निर्धारित करता है आप कैसे उसको मेजर करते हैं। तीसरा रिसोर्स एलोकेशन, सबसे बड़ी बात है संसाधन। अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप भरतपुर साइड गए होंगे, आपने वहां देखा होगा कितनी सारी क्रेशर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल। अब वही क्रेशर आप चित्रकूट में क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि चित्रकूट में कौन सा वो है, उसके लिए पत्थर चाहिए, और पत्थर जहां आसानी से उपलब्ध होंगे वही ना वो प्रेशर मशीन चलेंगी। तो आपका रिसोर्स, अब पता चला मैं चित्रकूट पे डाल दूं तो मेरे को कन्वेंस भी उतना लग जाएगा, तो फिर मैं उसका इन्वेस्टमेंट क्या निकाल पाऊंगा? भाई मुझे तो ये भी मार्केट में टैली करना पड़ेगा ना कि किस रेट पर कौन दे रहा है। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्यूचर बिजनेस एस्टिमेशन। भविष्य के, देखिए मनुष्य क्या है, बड़ा आराम तलबी आदमी है। एक बिजनेस उसका एस्टेब्लिश हो गया तो कहता है यार मेरे को क्या करना है यार, मैं खाऊंगा मेरी दो पुश्ते खाएंगी बैठ के। अरे भूल जाइए भैया, आज का समय वैसा नहीं रहा। आपको समय पे अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, यदि आपने भविष्य को आधार मानकर अपना विश्लेषण नहीं किया, तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट पे टिक नहीं सकते। आपको समय के साथ अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो चमक है, अगर वो चमक बरकरार है तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। चमक बरकरार नहीं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो हमें आकर्षण दिखाना है, और आकर्षण दिखाने के लिए हमें लोगों की नब्ज को टटोलना है कि आखिरकार लोग, अभी पहले क्या होता था, अब देखते हो रोड रोड में ढाबे खुले होते थे, लोग अच्छा खाना खाने जाते थे। अभी क्या हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, अब वो रेस्टोरेंट में एसी भी लगना शुरू हो गए। तो ये सब क्या है, ये लोगों, भाई चूंकि लोग क्या है, लोग अब ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं आपसे, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनालाइजिंग प्रेजेंट बिजनेस। और सबसे बड़ी बात है कि भूत और भविष्य, इन दोनों को सोचने के बाद हमें हमारे प्रेजेंट पर सोचना है। क्योंकि मुझे अगले साल 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगले साल के 10 लाख रुपए मेरे होने तो चाहिए, और 10 लाख रुपए आएंगे कहां से? मेरे प्रेजेंट से आएंगे। मेरा जो प्रेजेंट है मैं वहीं से तो 10 लाख रुपए निकालूंगा ना। तो मीन्स हमें अपने वर्तमान, एक मुझे बचपन में एक मैंने बुक पढ़ी थी, एक्चुअली मुझे राइटर याद नहीं है, शायद में भी आप लोगों ने भी पढ़ी हो, कि जो जवान होते हैं, जो मतलब नवयुवक होते हैं, उन्हें अपने भविष्य से बड़ा प्यार होता है, और जो बूढ़े होते हैं उन्हें अपने पास्ट से बड़ा प्यार होता है। आप किसी सयाने आदमी के पास बैठ जाइए, अरे मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं यहाँ, अरे मैं ऐसा कर। किसी नए लड़के के पास बैठे, अरे यार मैं ये करूंगा मैं। लेकिन आप दोनों के प्रदर्शन पे देखिए कि प्रेजेंट पे ना तो वो नवयुवक बात कर रहा है और ना वो महोदय बात कर रही है। तो अपने वर्तमान से कोई खुश है ही नहीं है। तो किसी भी व्यवसाय में आप किसी भी व्यवसायी के पास जाके चले जाइए, अरे यार मेरे बिजनेस पे, मैं इसमें तो मेरे को मैं ये करूंगा, मतलब आज तक तुमने ये किया यहाँ तक पहुंचे, उन पे ये नहीं करो कि भाई मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, नहीं मैं ये करूंगा, ये फलाने ये बिजनेस किया वो सक्सेस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको ये सारी चीजें मैनेज करना आनी चाहिए, या आप मैनेज करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी इसकी होगी उसमें मैं स्टार्ट करूंगा इसका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, आई थिंक SCM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या आप लोग कनेक्ट होकर निकल लेते हैं क्या? कनेक्ट करके रख दिया और कोई सुनते भी कि नहीं सुनते आप लोग?
नहीं सर, नहीं सुनते? सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुन रहे हैं। और मैंने बोला कि आपने बोला कि नहीं सर, तो हमने कहा हो सकता है नहीं सुनते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? असाइनमेंट कब जी नहीं सर, हेलो, असाइनमेंट कब सबमिट होंगे? असाइनमेंट कब तक? जब वो उसके लिए भी डेट, सबमिट होंगे। हाँ हाँ, उसके लिए भी हम बहुत जल्द डेट आपके कंप्लीट तो हो गए हैं ना? जी सर। हाँ, आप लोग कंप्लीट करके उसको रख लीजिए। और जैसे होता 25 के पहले कोई डेट हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, तो एक ही डेट पे क्योंकि जी अपन सर। अलग एक एक जो भी अपन बनाएंगे एक साथ, तो बच्चों को बुलाएंगे नहीं, तो अपन अलग अलग देखेंगे कि आने का जो भी टाइमिंग रहेगा जैसा भी होगा तो निश्चित कर देंगे। एक ही दिन में आके आप लोग, बल्कि अपना बिल्कुल कंप्लीट करके आप लोग रखिएगा। ऐसा ना हो कि सेम डे ही आपको फिर करना पड़े, ठीक है ना? कंप्लीट है सर। चलिए, और वो कहाँ है, अमृता कहाँ है? नहीं पता उसका। दूसरी क्लास में कनेक्ट होती है? नहीं। नहीं होती? नहीं हो रही सर। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।